हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस करेक्शन के बारे में बताऊंगा। और ये सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस मैंने लिए हैं लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस हैं और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसी तरीके के सेंटेंस आपके बैंकिंग एग्जाम में और आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में और आरआरबी के डिफरेंट एग्जाम्स में आएंगे। और सभी तरह के इस तरह के लॉन्ग सेंटेंस करेक्शन जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, या जो बेसिक्स होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होते हैं सभी एग्ज़ाम्स में। चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो एलआईसी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये लॉन्ग सेंटेंस करेक्शन का पार्ट 8 है। रिमेनिंग पार्ट आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और इसका इंग्लिश वर्जन आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सेंटेंस करेक्शन की। ये सेंटेंस करेक्शन पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं एसबीआई बैंक पीओ के और आईबीपीएस बैंक पीओ के, उनके ये क्वेश्चंस हैं। और इसी तरीके के सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ आईबीपीएस बैंक पीओ की। और सभी एग्जाम्स में वैसे तो एसएससी एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं जो कि बेहद ट्रिकी होते हैं और डिफिकल्ट होते हैं। तो अब देखते हैं हम, ये फर्स्ट सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस रेड कलर में है। ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका पूरा आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं इसको रोक के। और यहाँ पर ये ग्रीन कलर में आपका करेक्ट सेंटेंस है और ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। तो पहले पढ़ते हैं इसको। भारतीय शिक्षा सहयोग योजना वॉज लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्ट to reduce the burden of parents for meeting the educational expenses of their children। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये और काफ़ी टफ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा है कि भारतीय शिक्षा सहयोग योजना, ये एक योजना का नाम है और ये लॉन्च की गई थी। और इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, इसका एम क्या था कि पेरेंट्स के ऊपर जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस को पूरा करने का जो बर्डन है उसको कम किया जाए। ठीक है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ पेरेंट्स। अब यहां पर आपको बोलना पड़ेगा टू मीट द एजुकेशनल एक्सपेंसेस। हम कभी भी फॉर मीटिंग नहीं बोलते, और टू मीट का मतलब होता है टू फिलफिल, मतलब उसको पूरा करना। जैसे टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, टू मीट द रिक्वायरमेंट। ये मीट वर्ड बहुत सारे एक्सप्रेशंस के साथ यूज होता है। जैसे ही कुड नॉट मीट माई एक्सपेक्टेशंस, मतलब मेरी उससे जो उम्मीद थी वह पूरा नहीं कर पाया। और मीटिंग एक्सपेंसेस, मीटिंग प्रोमिसेस, बहुत सारे वर्ड्स के साथ यूज होता है ये। तो यहां पर आप लगाएंगे टू मीट द एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन। ये फॉर मीटिंग यहां पर गलत है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहां पर। वी से टू मीट नॉट फॉर मीटिंग, एंड टू मीट मीन्स टू फुलफिल। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं टू मीट, फॉर मीटिंग नहीं बोलते। और ये है आपका करेक्ट सेंटेंस और इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले पार्ट में है ये, तो थर्ड आपका आंसर होगा। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे मेल करके कहा है कि नए पैटर्न पे मैं बनाऊं। तो मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो किसी भी तरीके से किसी भी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अभी नया पैटर्न जो आया है उसमें ये पूरा सेंटेंस जो रहता है ये ऊपर दिया रहता है और नीचे फिर पार्ट्स में डिवाइडेशन दिया रहता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, किस पार्ट में गलती है। तो उसको आप इस तरह से समझें या इस तरह से समझें, बात एक ही है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है तो आप किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपके ना केवल सेंटेंस करेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बल्कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए। तो इसको पूरा एंड तक देखिए और ध्यान से केयरफुली सुनिए, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा और तभी इसके बेस पर जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और पूरे वीडियो ट्यूटोरियल को आप ध्यान से देखिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कॉमेंट में लिख के बताइए, मैं विद इन 24 आवर्स डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा आपको और सेटिस्फाई करने की आपको कोशिश करूंगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। और सारे ही क्वेश्चन आईबीपीएस बैंक पीओ और एसबीआई बैंक पीओ के लास्ट ईयर के जो रियल क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें से मैंने लिए हैं, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द पॉवर्टी एस्टिमेट्स
indicate that the highest poverty head count ratio exists in Bihar at 54% as against the national average of 30%. इसमें पॉवर्टी हेड काउंट की बात कर रहे हैं कि पॉवर्टी हेड काउंट जो है, द हाईएस्ट पॉवर्टी हेड काउंट रेशो एग्जिस्ट इन बिहार, मतलब सबसे ज़्यादा जो गरीबी है, जो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी हेड काउंट का रेशो है वो आपका बिहार में है, और मतलब नेशनल जो एवरेज है 30% उससे भी कम है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के सेंटेंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पूरे सेंटेंस को ना देखते हुए आप एक एक पार्ट, इसके जो 5 पार्ट है उस पांचों पार्ट को जब आप देखेंगे तो आप आसानी से एरर निकाल सकते हैं। देखिए, द पॉवर्टी एस्टिमेट्स इंडिकेट दैट, ये यहाँ तक सही है, ठीक है। द हाईएस्ट पॉवर्टी हेड काउंट रेशो, ठीक है, तो हाईएस्ट जब बोल रहा हूँ मैं तो एक ही तो होगा, ये पॉवर्टी हेड काउंट रेशो, ये रेशो एक ही तो होगा बिहार का, जब हाईएस्ट है तो वो एक ही होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रेशो के साथ यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एस, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है रेशो, इसलिए यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एस। यही इसमें गलती है, और ये है गलती आपका किस पार्ट में गलती है, ये फर्स्ट, और ये हुआ आपका सेकंड पार्ट में इसमें गलती है, तो आपका आंसर इसमें सेकंड ये सही लिखा है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पॉवर्टी हेड काउंट रेशो इज सिंगुलर सो इट विल बी फॉलोड बाय सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब एग्जिस्ट। सो इसको रोक के भी आप पढ़ सकते हैं, इस वीडियो ट्यूटोरियल को पॉज करके भी आप ये सारे एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं, इसमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे और बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो इसमें है आपका आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रीडोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी is manifested in its significant contribution to industrial production, employment generation and foreign exchange earnings। ये बात सही है कि the predominant presence of the textile industry, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो प्रेजेंस है वो इन सब चीज़ों में देखी जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन में, इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पर आपका इसमें देखिए कितनी माइनर मिस्टेक है, इसमें यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा द इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा द इंडियन इकोनॉमी। देखिए, इंडियन इकोनॉमी इज ए प्रॉपर नाउन बिकॉज वी वांट टू स्पेसिफाई विच पर्टिकुलर इकोनॉमी वी आर टॉकिंग अबाउट, सो इट विल बी फॉलोड बाय द। तो द इंडियन इकोनॉमी आपको बोलना पड़ेगा। ये SBI बैंक PO का क्वेश्चन है, और ये 2005 में आया है, 2005 SBI PO का क्वेश्चन है ये, और इसमें आपका आंसर होगा 1, और ये है आपका करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा द इंडियन इकोनॉमी, ये है आपका करेक्ट सेंटेंस जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है, और ऊपर रेड कलर में जो दिया हुआ है वो है इनकरेक्ट सेंटेंस। चलिए आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। An important objective of development planning in India has been to provide for increasing employment opportunities, not only to meet the backlog of the unemployed but also the new addition to the labor force। देखिए, जब भी इस तरह का सेंटेंस आपके एग्जाम में आए जिसमें नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज हुआ है, इसमें देखिए एक है ये नॉट ओनली और एक है ये यहाँ पर बट आल्सो, ठीक है। तो नॉट ओनली और बट आल्सो ये होते हैं आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है, जैसे ईदर और होता है, नीदर नॉर होता है, बोथ एंड होता है। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस का एक ग्रामेटिकल रूल ये है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच बट आल्सो के बाद आएगा। अब इसमें देखिए नॉट ओनली के बाद टू लिखा हुआ है, टू मीट लिखा हुआ है, और बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है, द न्यू एडिशंस। मतलब यहाँ पर नॉट ओनली के बाद वर्ब लगी हुई है और यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद नाउन लगी हुई है, जबकि दोनों ही चीज़ें सेम होनी चाहिए, या तो दोनों जगह वर्ब होनी चाहिए या दोनों जगह नाउन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको कैसे सही करेंगे, इसको देखिए इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। इसको नॉट ओनली को जब आप इधर लगाएंगे, नॉट टू मीट, आप नॉट ओनली को यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकते हैं इसमें, यहाँ पर, ठीक है। तो टू मीट नॉट ओनली यहाँ पर आप जब लगाएंगे तो वो सही हो जाएगा। टू मीट नॉट ओनली यहाँ पर आप सही लगाएंगे तो सही हो जाएगा। देखिए इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस। एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया हैज़ बीन टू प्रोवाइड फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मीट नॉट ओनली द बैकलॉग ऑफ द अनएम्प्लॉयड बट ऑल्सो द न्यू एडिशंस टू द लेबर फोर्स। तो आपको ये नॉट ओनली इसकी टू मीट की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, या नॉट ओनली की पोजीशन आपको यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी, तो उससे ये सेंटेंस आपका
सही हो जाएगा। आपको ये सेंटेंस को नॉट ओनली यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर, तो उससे ये सेंटेंस आपका यहाँ पर आपका सेंटेंस सही हो जाएगा उससे। ये बहुत ट्रिकी सेंटेंस है और ये है आपका एसबीआई बैंक पीओ का ये सेंटेंस है, 2013 में आया है ये क्वेश्चन। और नॉट ओनली बट ऑल्सो के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम में भी और बैंकिंग के सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो मेक द कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड दे आर फॉलोड बाय द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसको आप अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। इसके बेस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आंसर होगा आपका 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन हार्नेसिंग द पावर ऑफ यूथ टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज एविडेंट एवर सिंस द 1986 ओलंपिक गेम्स। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें सिंस का प्रयोग हुआ है और सिंस का प्रयोग हम वॉज के साथ नहीं करते। सिंस का और फॉर का हम प्रयोग करते हैं परफेक्ट टेंसेस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में। परफेक्ट टेंस चाहे वो किसी भी टाइम का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, सिंस और फॉर का प्रयोग हम करते हैं परफेक्ट टेंसेस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में, जिसमें हैज़ बीन और जिसमें या तो हैज़ और हैव आए या हैज़ बीन हैव बीन आए या हैड बीन आए या हैड आए, उनमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सिंस तो सही है, सिंस को नहीं हटाना है। यहाँ पर आपको वॉज की जगह आपको हैज़ बीन लगाना पड़ेगा। सिंस इज यूज्ड विद द परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, ये बिल्कुल सही है। और सिंस यूज होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, एक फिक्स टाइम को बताने के लिए, और फॉर आपका यूज होता है ड्यूरेशन को बताने के लिए, ठीक है। और दूसरे किसी टेंस में यदि आप पॉइंट ऑफ टाइम बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम। तो इस रूल को भी आप ध्यान से याद करके रखिए, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है आपका। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन हार्नेसिंग द पावर ऑफ यूथ टुवर्ड नेशन बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ बीन एविडेंट एवर सिंस द 1986 ओलंपिक गेम्स। मतलब स्पोर्ट्स का जो योगदान है यूथ की पावर को इनकैश करने में या यूथ की पावर को सही तरीके से नेशन बिल्डिंग के लिए यूज़ करने में, इसका इम्पोर्टेंस 1986 के ओलंपिक से पहचाना गया है और उसको देखा गया है। ये इस सेंटेंस का मतलब है और इसमें आंसर होगा आपका 4। तो आपको बेसिक समझना है, मेन आपको ध्यान देना है बेसिक्स पर, कॉन्सेप्ट पर। और यदि आप रटते हैं इन सेंटेंसेस को तो कोई फायदा नहीं होगा। इन सेंटेंस को आप रट के आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करनी होगी और आपके बेसिक्स क्लियर करने होंगे। और यदि आप ये दोनों चीज़ें क्लियर करते हैं तो ना आपका केवल सेंटेंस करेक्शन बल्कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, ये सभी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियंस डू नॉट माइंड टू रन अप अ ह्यूज पावर बिल पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि फेस्टिव सीजन जब आता है, त्यौहार, दिवाली और इस तरह के त्यौहार जब आते हैं तो काफ़ी सारे इंडियंस मतलब बिजली को वेस्ट करना उसमें उनको भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, ठीक है। वो आसानी से और बिजली का बिल बढ़ाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। लेकिन इसमें गलती कहाँ है? इसमें गलती यहाँ पर है। देखिए ये जो वर्ड है डू नॉट माइंड, ये इसके साथ हम हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डू नॉट माइंड रनिंग आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा, डू नॉट माइंड रनिंग। और ये जो वर्ड है माइंड, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज नहीं होता, ये यूज होता है केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, जैसे वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। तो इस तरीके से ये यूज होता है रिक्वेस्ट के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और नेगेटिव सेंटेंसेस में जब ये यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि आई डू नॉट माइंड इट, मतलब आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन डूइंग इट, मतलब मेरे को इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम ग्रामर के अकॉर्डिंग हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। द वर्ड माइंड मीन्स टू ऑब्जेक्ट, डू नॉट माइंड मीन्स नॉट टू ऑब्जेक्ट। It is used only in negative and interrogative sentences and followed by ing form of the verb, ठीक है। ing फॉर्म लगती है इसके बाद। और मैं आपको 2 वर्ड और बता रहा हूँ जिनके बाद आपको हमेशा ing फॉर्म लगानी है। ये 2 वर्ड हैं आपका अवॉइड और enjoy, ठीक है। अभी इन 2 वर्ड्स को आप 3 वर्ड्स मैंने बताए आपको।
एक माइंड है जो कि नेगेटिव में यूज होगा, और एक मैंने बताया है आपको अवॉइड, और एक मैंने बताया है आपको एंजॉय। ठीक है, तो अवॉइड और एंजॉय वर्ब हैं, और इन दोनों वर्ब के बाद जब दूसरी कोई वर्ब आएगी तो उसका प्रयोग हम करेंगे आईएनजी फॉर्म में हमेशा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। चाहे वो किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, क्वेश्चन हो, सभी में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मोस्ट ऑफ द इंडियंस डू नॉट माइंड रनिंग अप अ ह्यूज पावर बिल पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। तो इसमें आपका आंसर 2 होगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में है, तो इसमें आपका आंसर 2 होगा। तो सारे ये टिपिकल बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं, और एसबीआई बैंक पीओ, आईबीपीएस बैंक पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, इन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और एसएससी सीजीएल के लिए तो है ही डेफिनेटली। एसएससी सीजीएल में 4 पार्ट होते हैं एरर्स में, इसमें 5 पार्ट है, उसमें नॉर्मली 4 पार्ट होते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। चलिए आप आगे देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ ए लीडर रिवील्स नॉट ओनली बाय व्हाट ही हैज डन इन हिज कंस्टिट्यूएंसी ड्यूरिंग हिज टेन्यूर बट ऑल्सो बाय हाउ ऑनेस्ट ही इज टुवर्ड फुलफिलिंग हिज प्रोमिसेस। देखिए, इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजिंग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूज होता है। तो यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज रिवील्ड, यहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि लीडर की जो क्वालिटी है वो रिवील्ड होती है। किससे, किसके द्वारा रिवील्ड होती है? बाय व्हाट ही हैज डन इन हिज कंस्टिट्यूएंसी ड्यूरिंग हिज टेन्यूर, मतलब उसने अपने जो क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं चुनाव क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, तो, मतलब इससे उसकी लीडरशिप मैनिफेस्ट होती है, उससे क्लियर होती है, उससे रिवील होती है कि उसने अपने चुनाव क्षेत्र में क्या किया है। लेकिन इसके अलावा वो कितना ऑनेस्ट है अपने प्रोमिसेस को पूरा करने में, इस चीज़ से भी उसकी लीडरशिप क्वालिटी रिवील होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि बाय का प्रयोग हुआ है, और बाय हम किस में प्रयोग करते हैं? पैसिव वॉइस में, तो इसलिए आपको इसमें पैसिव वॉइस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको लिखना होगा। द क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज रिवील्ड, मतलब लीडर की जो क्वालिटी है वो रिवील होती है किसके द्वारा? कि उसने कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या किया है और वो कितना ऑनेस्ट है। तो ये जो बाय वर्ड है ये आपका मेंशन भी हो सकता है और छुपा हुआ भी हो सकता है। ये बाय वर्ड पहचान है कि पैसिव वॉइस है आपका, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि ये आपका पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस का पैटर्न इसमें आपको लिखना पड़ेगा, द क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज रिवील्ड, जो लीडर की जो क्वालिटी है वो रिवील की जाती है, होती है इन सब चीज़ों के द्वारा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि लीडर रिवील्स क्वालिटी, लीडर क्वालिटीज को रिवील करता है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा कि क्वालिटी इज रिवील्ड बाय लीडर्स। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, लीडर रिवील्स क्वालिटी एंड क्वालिटी इज रिवील्ड बाय लीडर। तो इस तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस को आप समझ सकते हैं। और यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको भी आप रोक के पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और कमेंट में मुझे लिख के बताइए अगर ये सेंटेंस आपको कोई भी थोड़ी सी दिक्कत हो इसमें। और ये है आपका करेक्ट सेंटेंस, द क्वालिटी ऑफ ए लीडर इज रिवील्ड not only by what he has done in his constituency during his tenure but also by how honest he is towards fulfilling his promises। तो ये भी आपका SBI बैंक पीओ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से बेसिक्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे बेसिक्स हैं, और इसी तरीके के सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो इसमें से डेफिनेटली 90% तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि यही वर्ड यूज होंगे उसमें, वर्ड उसमें अलग होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट इसी तरीके की रहेंगी। आपके जो नो एरर के जो सेंटेंस आएंगे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो सेंटेंस आएंगे वो सब इसी तरीके के आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। योर एप्रीहेंशंस वुड किल योर चांसेस एंड अपॉर्चुनिटी इन लाइफ एज दे गोज हैंड इन हैंड। इसका क्या मतलब है? इस सेंटेंस का मतलब है कि आपका जो एप्रीहेंशंस हैं, आपके जो डाउट्स हैं, आपका जो फियरफुलनेस है, आपकी जो घबराहट है, एप्रीहेंशंस हम बोलते हैं डाउटफुलनेस को या नर्वसनेस को, उसको हम बोलते हैं। योर एप्रीहेंशंस वुड किल योर चांसेस एंड अपॉर्चुनिटी इन लाइफ एज दे गोज हैंड इन हैंड। देखिए यहां पर हम, बहुत सिंपल है सेंटेंस को समझना, तो यहां पर हम दे यूज कर रहे हैं, यहां पर हम दे यूज कर रहे हैं और दे है प्लूरल, तो यहां पर गोज नहीं आएगा, गोज आता है सिंगुलर के साथ। ठीक है, तो ये आपका गोज आपका गलत है, इसमें हम बोलेंगे गो, ये गो इसमें बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि चांसेस और अपॉर्चुनिटी दो चीज़ों की बात हो रही है और दोनों मिलके प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, और प्लूरल के साथ हम गोज नहीं लगाएंगे। ईएस जिसमें लगता है वो होती है सिंगुलर वर्ब, और बिना ईएस वाली होती है प्लूरल वर्ब।
तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द केस स्टडी ऑल्सो हाईलाइट्स द नेक्सस अमंग बिहार्स पॉलिटिशियंस एंड गैंग्स इन सिटीज सच एज मुंबई। मतलब जो केस स्टडी है वो इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि जो गठबंधन है, जो नेक्सस है दो लोगों के बीच में, एक तो बिहार के पॉलिटिशियंस के बीच में और एक आपका मुंबई के जो गैंग्स हैं उनके बीच में, तो दो पार्टीज की इसमें बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम अमंग नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे बिटवीन। अमंग गलत है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बिटवीन लगेगा और उस तरह से सेंटेंस आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द गवर्नमेंट क्रिएट्स अ नेटवर्क फॉर लॉज एंड बाय लॉज टू इंस्नेयर टैक्स एवेडर्स येट मेनी ऑफ अस मैनेज टू फाइंड आउट सम लूप होल्स इन द लॉ। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है। इस सेंटेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट एक लॉज और बाय लॉज, मेन जो लॉज होते हैं वो और उसके नीचे छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं बहुत सारे लॉज के, उसका पूरा का पूरा एक नेटवर्क बनाती है ताकि टैक्स इवेजन को रोका जा सके। जो टैक्स की चोरी होती है उसको रोका जा सके। लेकिन काफ़ी हम में से काफ़ी सारे लोग उनसे बचने के लिए कोई ना कोई लूप होल्स निकाल ही लेते हैं। ये सेंटेंस का मतलब है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द गवर्नमेंट क्रिएट्स अ नेटवर्क ऑफ लॉज, ठीक है। नेटवर्क किसी चीज से मिलके बना होता है। यहां पर लिखा हुआ है ए नेटवर्क इज मेड अप ऑफ समथिंग, अ नेटवर्क इज मेड अप ऑफ समथिंग, ठीक है। तो यहां पर हम नेटवर्क ऑफ बोलेंगे। नेटवर्क किसका नेटवर्क? लॉज और बाय लॉज का नेटवर्क। तो इसलिए नेटवर्क अगर मैं फॉर्मूला यहां पर लगाऊं तो इसका मतलब हो जाएगा कि नेटवर्क इन चीजों के लिए है, मतलब लॉज और बाय लॉज के लिए नेटवर्क है, जो कि गलत होगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ लॉज एंड बाय लॉज यहां पर सही होगा। अ नेटवर्क इज मेड अप ऑफ समथिंग, ये एक्सप्लेनेशन दिया है यहां पर। और इंस्नेयर का मतलब क्या होता है? इंस्नेयर मीन्स टू कैच इन और एज इन ए ट्रैप, मतलब उनको जाल में उनको पकड़ना या उनको फंसाना, ठीक है। तो वो इंस्नेयर का मतलब होता है और उनको मतलब टैक्स चोरी से रोकना। और ये है आपका यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस। द गवर्नमेंट क्रिएट्स अ नेटवर्क ऑफ लॉज एंड बाय लॉज टू इंस्नेयर टैक्स एवेडर्स येट मेनी ऑफ अस मैनेज टू फाइंड आउट सम लूप होल्स इन द लॉज। लूप होल्स का मतलब होता है उसमें क्या कमी है, क्या ड्रॉबैक्स है, उसका यूज करके टैक्स एवेजन को बढ़ाना। तो ये सेंटेंस का मतलब है। आगे देखते हैं। We are always careful that we should never be the cause of humiliation to music, especially while travel and perform abroad. देखिए while इसमें एक प्रपोजिशन है और while के बाद यहाँ पर आपको लगाना होगा traveling and performing, ठीक है। और ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। while के बाद हम ing फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। For many centuries in Indian history there was no city so famous like the city of Ujjain। देखिए एक as good as हम बोलते हैं कि he is as good as या he is so good as, ठीक है। तो यहाँ पर so good as आपको लगाना पड़ेगा, या तो as good as लगाइए या so good as लगाइए। मतलब so के बाद यहाँ पर आपको as लगाना पड़ेगा। ये like गलत है, यहाँ पर so के बाद as आता है यहाँ पर। so famous as, तो so famous as लगा के ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा और इसमें आपका आंसर है 4। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। We do not know how did the thief made an escape after collecting all the valuables। ये इस तरह का सेंटेंस बहुत आते हैं एग्जाम में, इस तरह के सेंटेंस। ये इसको हम बोल सकते हैं कि डबल क्वेश्चन है इसमें। देखिए इसमें बेसिक आपको क्या समझना है कि ये जो डिड हम लगाते हैं ये हम लगाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगाते, ये लगाते हैं क्वेश्चंस में। तो चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देता एग्जामिनर, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है और इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का कोई काम नहीं है। तो यहाँ आपको बोलना पड़ेगा वी डोंट नो हाउ द थीफ मेड एन एस्केप, इस तरह से बोलना पड़ेगा। मतलब डिड हटाते ही ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये अफर्मेटिव में आपको इसको लिखना पड़ेगा। ये बहुत ट्रिकी सेंटेंस होता है इस तरह का और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सभी बैंकिंग एग्जाम में ये आ चुके हैं इस तरह के सेंटेंस और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सेंटेंस है ये। वी डोंट नो हाउ द थीफ मेड एन एस्केप आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द
वैल्यूएबल। ये है आपका करेक्ट सेंटेंस, ये है आपका आंसर, और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिए, ये बहुत ट्रिकी सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेट ऑरेटर फ्रॉम यूएसए, द ग्रेट ऑरेटर फ्रॉम, एक्चुअली ये दा होना चाहिए, चलिए यहाँ पर आप इसको दा पढ़िए, दा वो गलती नहीं है यहाँ पर। द ग्रेट ऑरेटर फ्रॉम द यूएसए had been left the big auditorium before the audience stood up in his honor। मतलब जो ग्रेट ऑडिटर था, जो यूएसए से आया था, वो ऑडियंस जब खड़ी हुई उसके सम्मान में, जब उसने अपना स्पीच खत्म हुआ, तो उससे पहले ही, ऑडियंस के खड़े होने से पहले ही वो ऑडिटोरियम छोड़ चुका था, वह छोड़ चुका था। तो इसलिए यहाँ पर बीन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बीन का प्रयोग हम करते हैं पैसिव वॉइस में, और ये है एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना आपको, बहुत इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर बीन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और देखिए आप इस सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये एक्टिव है कि पैसिव है, क्योंकि इसमें बाय का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है, इसलिए ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है। और बीन का प्रयोग हम करते हैं पैसिव वॉइस में, इसलिए बीन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, बीन इसमें रॉन्ग है। ठीक है, बीन शुड नॉट बी यूज्ड इन एनी एक्टिव वॉइस पैटर्न। बीन का एक्टिव वॉइस में यूज नहीं होगा, उसका यूज होता है पैसिव वॉइस में। तो द ग्रेट ऑरेटर फ्रॉम द यूएसए हैड लेफ्ट द बिग ऑडिटोरियम बिफोर द ऑडियंस स्टूड अप इन हिज ओनर। तो ये इसका आपका सही आपका एक्सप्लेनेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इन्वेस्टिगेशंस ओवरसीज, isn't it make sense to find an experienced and capable guide। यदि आप रियली सीरियस है इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, ओवरसीज देश के बाहर इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, तो क्या इस चीज़ का एक सेंस नहीं बनता कि आप एक एक्सपीरियंस और कैपेबल गाइड को लें। तो इस तरह के सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। यहाँ पर ये जो छोटा सा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। और चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, डजंट इट मेक सेंस। ठीक है, चूंकि ये मेक सेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, इसलिए यहाँ पर इजंट इट आप नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे डजंट इट। ठीक है, जैसे यदि इसको आप अफर्मेटिव में लिखें इस वाले सेंटेंस को, तो आप क्या लिखेंगे, इट मेक सेंस। और इट मेक सेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो इसलिए यहाँ पर जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा डजंट इट, इजंट इट नहीं बनेगा। ठीक है, इजंट इट तो तब होता जब यहाँ पर लिखा होता कि इट इज नॉट मेकिंग। ठीक है, तो लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए डजंट इट यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, और उस तरीके से आपको इस यहाँ पर बोलना पड़ेगा, डजंट इट मेक सेंस टू फाइंड एन एक्सपीरियंस एंड कैपेबल गाइड। तो उस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एसबीआई बैंक पीओ और आईबीपीएस बैंक पीओ के ये क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, पूरा आप ध्यान से देखिए इसको। माई फ्रेंड हैज रिसीव नो अदर मैसेज देन एन अर्जेंट टेलीग्राम आस्किंग हिम टू रश हिज नेटिव टाउन एट वंस। मतलब मेरे फ्रेंड को एक मैसेज मिला है टेलीग्राम के थ्रू, और उसमें उससे कहा गया है कि वो अपने गांव या उसका जो नेटिव प्लेस है जहाँ का वो रहने वाला है, वहाँ वो जल्दी से जल्दी जाए। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है, इसमें गलती यहाँ पर है, रश का मतलब होता है तेजी से जाना, मतलब कहीं जल्दी से जाना। ठीक है, तो रश के बाद यहाँ पर आप लगाएंगे टू, रश टू हिज नेटिव प्लेस, रश टू हिज नेटिव प्लेस, यही इसमें गलती है। वी ऑलवेज रश टू सम प्लेस। ठीक है, और इसका आंसर होगा आपका 4। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ही रन्स ए स्मॉल शॉप इन हिज प्लेस एंड हिज अर्निंग्स आर सच दैट ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स टू मीट। देखिए, मेक बोथ एंड्स मीट, ये एक इडियम है, ये एक मुहावरा है इंग्लिश का, और इसका मतलब होता है कि अपना खर्चा केवल इतना कमाना कि उससे आपका खर्चा, आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो पूरे हो पाएं। देखिए, बोथ एंड्स मीट, दोनों एंड्स को मिलाना, तो दोनों एंड्स ये क्या चीज है, दोनों एंड्स क्या चीज हैं, कौन से दोनों एंड्स। तो देखिए, किसी भी चीज में सपोज फैमिली की अगर बात करें, तो उसमें जो इनकम होती है उसके दो मतलब एंड्स होते हैं, एक होता है एक्सपेंस और एक होता है इनकम। ठीक है, एक एंड हुआ एक्सपेंस और एक एंड हुआ इनकम, एक हुआ इनकमिंग और एक हुआ आउटगोइंग। तो ये दो एंड्स हैं। और सपोज आप 5,000 रुपये कमाते हैं और 5,000 ही आपका खर्चा है, तो आप केवल बेसिक नीड्स ही तो अपनी पूरी कर पाएंगे, आप कोई भी पैसा सेव नहीं कर पाएंगे। तो बोथ एंड्स मीट का मतलब है कि अपना केवल खर्चा चला पाना, और दोनों एंड्स मैंने बताए हैं आपको, एक एंड होता है अर्निंग का और एक एंड होता है आपका एक्सपेंसेस का। तो
यहाँ पर ये जो इडियम है ये गलत लिखा हुआ है, बोथ एंड्स टू मीट नहीं होता है इसमें, इसमें टू नहीं आएगा, बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट होता है, और उसका मतलब होता है आसानी से अपना मुश्किल से अपना खर्चा चला पाना, केवल खर्चा चला पाना, केवल बेसिक एक्सपेंसेस पूरे कर पाना, और उसके अलावा कोई इनकम नहीं होना। तो ये इस सेंटेंस का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन हु हैज कमिटेड such a serious social crime must get the mostly severe punishment as early as possible in the best interest of our society। मतलब वह व्यक्ति जिसने इतना बड़ा सोशल क्राइम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और ये हमारे देश के हित में है। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा मोस्ट सीवियर, सीवियर नहीं बल्कि मोस्ट सीवियर। तो यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, और मोस्टली गलत हो जाएगा, ये मोस्टली से एडवर्ब बन जाएगा ये मोस्ट सीवियर। किसी भी एडजेक्टिव को अब यदि हम सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं तो उससे पहले हम मोस्ट लगाते हैं, ना कि मोस्टली। ये है इसका एक्सप्लेनेशन, और इसका आंसर होगा आपका थर्ड, मोस्ट सीवियर, ये सही है, और ऊपर वाला सेंटेंस आपका गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी इज ए सिंगर ऑफ हाई रेप्यूट बट हर यस्टरडे परफॉर्मेंस इन द ग्रैंड फिनाले वाज क्वाइट डिसमल। वह एक अच्छी सिंगर है लेकिन कल की उसकी जो परफॉर्मेंस थी, कल की, वह काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा यस्टरडेज परफॉर्मेंस। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं यस्टरडे, टुडे, ईयर, इसमें आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, और वो ग्रामर के हिसाब से करेक्ट माना जाता है। देखिए इस तरह से आप यदि बोलते हैं तो ये सेंटेंस आपका सही है, यस्टरडेज, टुडेज, ईयर्स, इसमें आप एस लगा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस आप लगा सकते हैं, और ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हैड यू बीन टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम्स व्हेन आई विजिटेड यू लास्ट मंथ आई वुड हैव श्योरली हेल्प यू। यदि तुमने मुझे, जब मैंने लास्ट टाइम आपको विजिट किया था, जब उस समय आपने अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझे बताया होता तो मैं श्योरली आपकी हेल्प मैंने की होती। ये कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस है, और इस तरह के ये एक्टिव वॉइस है, यदि तुमने मुझे बताया होता, ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस में आप बीन का प्रयोग नहीं करेंगे। हैड यू टोल्ड मी, या इसकी जगह आप बोल सकते हैं इफ यू हैड टोल्ड मी। ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंस में बता रहा हूं आपको, ये दोनों ही सही हैं। या तो आप बोलिए इफ यू हैड टोल्ड मी, या आप बोलिए हैड यू टोल्ड मी, ये दोनों ही सही है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रहा हूँ, ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी काम आएगी। और चूंकि ये एक्टिव वॉइस है इसलिए इसमें बीन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है, बीन का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में। हैड यू टोल्ड मी अबाउट योर प्रॉब्लम्स व्हेन आई विजिटेड यू लास्ट मंथ आई वुड हैव श्योरली हेल्प यू, ये है करेक्ट सेंटेंस, और ये है इसका आंसर। तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। तो इस तरीके से मैंने इसमें 20 सेंटेंस लिए हैं, और 20 के 20 सारे क्वेश्चंस ये IBPS बैंक PO के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उसमें से मैंने लिए हैं, और सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, सभी बेसिक पर बेस्ड हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको इस वीडियो को आप अगर हो सके, आपको टाइम मिलता है तो बार बार आप देखिए और ध्यान से सुनिए सारे एक्सप्लेनेशंस को, और मैंने एक्सप्लेनेशन लिख के भी दिया है आपको, तो उसकी मदद से आपको डेफिनेटली इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस करेक्शन में, आपके नेक्स्ट एग्जाम में। ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू द फ्यूचर, तो डेफिनेटली आपका वेलकम है फ्यूचर में, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ आपको सक्सेस के लिए। और यदि आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं और शेयर करते हैं ये सारे वीडियोस, तो डेफिनेटली आपको जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो आप फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। ये है इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज फेसबुक पर, प्लीज़ इसको लाइक करिए। ये है इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप जो कि फेसबुक पर है और बहुत पॉपुलर है नाउअडेज, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये है मेरा यूट्यूब चैनल, उसका URL है, इस URL को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भी एक ग्रुप बना हुआ है, इंग्लिश एडवांटेज पॉइंट 1 के नाम से वो ग्रुप है, और उस ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर मुझे ऐड मी आप लिख के भेजिए। और कुछ स्टूडेंट अपना नाम नहीं लिखते, प्लीज़ अपना नाम जरूर लिख के भेजिए, तभी तो मैं आपको उस नाम से सेव कर पाऊंगा। यदि आप नाम नहीं लिखेंगे तो मैं कैसे सेव करूंगा। तो आप अपना नाम जरूर लिखिए, पूरा नाम, और ऐड मी उसमें लिखिए, और इस नंबर पर आप भेजिए 9893719933। तो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है
उसमें भी मैं आपको जोड़ लूँगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको जोड़ लिया गया है। और ये है मेरा ईमेल आईडी, इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या अपनी कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं और इस तरीके से आप डेफिनेटली किसी भी एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अपनी सक्सेस के लिए तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और यदि आप जुड़ते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ इस पर अपलोड किए जाते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम जब भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं। और इस चैनल पर सारे वीडियो दोनों लैंग्वेज में अपलोड किए जाते हैं, हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी उनको देख सकते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनको हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। सारे वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसमें अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। Thank you very much.